दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब लड़की की जो बिहार से जाती है हरियाणा एक जमींदार के खेती में गेहूं काटने के लिए। बहुत सारे मजदूरों के साथ वो जाती है और वहां जाने के बाद वो गेहूं की कटाई करने लगती है। उस लड़की की उम्र लगभग 19 से 20 साल की थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो मजदूर है और यहाँ पर गेहूं काटने के लिए आई है। तभी जो जमींदार का बेटा होता है उसकी नज़र पड़ जाती है उस लड़की पर। उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। उसको पाने के लिए अब वो एकदम से बेकरार हो जाता है क्योंकि उसकी खूबसूरती पर वो लड़का मर मिटा था। उस लड़की को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो उस लड़की को तो पा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के छपरा जिले से। बिहार के छपरा जिले के ही एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था चंदा। चंदा अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी क्योंकि जो चंदा के माता पिता थे बहुत पहले ही उसके माता पिता की मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, जब चंदा की उम्र लगभग 5 साल की रही होगी। तभी से चंदा अपने दादा दादी के साथ रहती है। उसके दादा दादी उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं। अब वक्त के साथ धीरे धीरे चंदा भी बड़ी होती जाती है। उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल की हो जाती है। वो 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब किसी तरह चंदा के जो दादा थे चंदा का एडमिशन करवा देते हैं बीए फर्स्ट ईयर में। क्योंकि जो चंदा थी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। उस गांव में चंदा के जैसा पढ़ने लिखने में कोई लड़की और लड़का नहीं था। इसी वजह से जो चंदा के दादा थे वो भी चाहते थे कि उनकी पोती आगे पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। चंदा भी अपने दादा दादी का मान रखती थी, इस वजह से कभी भी वो गलत रास्ते पर नहीं जाती है, ना ही ज़्यादा किसी से बातचीत, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। चंदा के जो दादा थे वो दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे और इसी तरह वो परिवार का गुजर बसर किया करते थे। अब एक दिन की बात है कि चंदा अपने एक सहेली के घर में जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो गांव के कुछ 4-5 औरतें बैठी हुई आपस में बातचीत कर रही होती है कि गेहूं का सीजन आ गया है, अब हरियाणा निकलना पड़ेगा वहाँ पर गेहूं की कटाई करने के लिए। अब सभी आपस में ये भी बात कर रहे थे कि गाँव में अगर किसी के खेती का आप गेहूँ काटते हैं तो वहाँ पर जो मजदूरी है वो बहुत कम मिलता है। अगर गाँव में 200 मिलता है तो ही हरियाणा में अगर आप जाते हैं तो डबल मिलता है, 400। इस तरह से सभी औरतें बातें कर रही थी और सभी जाने का प्लानिंग कर रही थी। अब सभी की बातें चंदा सुनती है तो उसके बाद वो भी मन में यह बैठा लेती है कि उसे भी हरियाणा जाना है और वहां जाकर गेहूं की कटाई करनी है क्योंकि अच्छे खासे पैसे भी जमा हो जाएंगे। फिलहाल वो कॉलेज का एडमिशन तो कर ली थी लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हुआ था, उसमें भी 1 महीने का वक्त था। इधर चंदा अगर 1 महीने के लिए चली जाती हरियाणा तो वहाँ पर वो अच्छा खासा इनकम भी कर लेती। अब वहाँ से सारी बातें सुनने के बाद सभी औरतों से कहती है कि आंटी मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी वहाँ पर गेहूं काटने के लिए। जब सभी औरतें सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे गेहूं काटोगी, वहाँ पर बहुत धूप होता है और इतने धूप में सारा दिन तुम्हें वहाँ पर मजदूरी करना होगा। चंदा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अब उसी में से एक औरत कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे दादा जाने देंगे तब ना जाओगी, पहले तुम अपने दादा से पूछ लो। अब जो चंदा थी वो कहती है कि आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दादाजी से परमिशन ले लूँगी। अब जो चंदा थी जाती है अपने घर में और अपने दादा दादी से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ आंटियों के साथ हरियाणा गेहूँ काटने के लिए। वहाँ पर जो मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ के लगभग डबल मिलता है। इस बात को सुनने के बाद चंदा के जो दादाजी थे वो मना कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे चंदा जवान हो गई है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके जैसी खूबसूरत लड़की उस गांव में कोई नहीं थी और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि वो संस्कारी भी थी। चंदा के दादा कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है जो तुम जाना चाहती हो वहाँ गेहूँ काटने के लिए। चंदा कहती है कि दादाजी मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बचपन से आपने मम्मी पापा की कमी भी महसूस होने नहीं दी है, जो मुझे चाहिए वो मुझे वक्त से पहले मिल गया है।
आपने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूँ, फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर सकूँ, बस इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके दादाजी मना करते हैं। चंदा जब बहुत जिद करती है तब जाकर हार डाल कर चंदा के दादा कहते हैं कि ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ पर अपना ख्याल रखना और अकेले में कहीं मत जाना, किसी लड़के से बातचीत मत करना, औरतों के बीच में ही रहना। चंदा बहुत खुश हो जाती है। अब एक हफ्ते के बाद लगभग 25 से 30 मजदूर एक साथ निकल जाते हैं ट्रेन से हरियाणा के लिए, जिसमें कि 15 से 16 महिलाएं होती है। उसी महिलाओं में चंदा भी होती है। इस बात से अब जो चंदा के दादाजी थे वो बेफिक्र थे। अब उन लोग का सफ़र शुरू हो जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं हरियाणा। हरियाणा पहुंचने के बाद वो लोग चले जाते हैं एक ज़मींदार के यहाँ। वो लोग पहली बार नहीं गए थे, बल्कि हर साल गेहूं और धान के सीजन में वो लोग जाते थे वहाँ कटाई करने के लिए। तो जिस जमींदार की खेती में वो लोग काम किया करते थे उसने के घर जाते हैं। घर जाने के बाद बातचीत करते हैं, बातचीत हो जाती है। उसके बाद सभी मजदूरों को भेज दिया जाता है खेत में। खेत के बगल में ही एक छोटा सा क्लीन जगह होता है, वहीं पर सभी मिलकर 2-3 तंबू बनाते हैं। तंबू बनाने के बाद अपना खाने पीने का, सोने का सारा बंदोबस्त कर लेते हैं। पानी के लिए वहाँ पर सुविधाएं भी थी, नदी बगल में था तो सुविधाएं भी थी। अब उसके अगले ही दिन से सभी गेहूं की कटाई करने लगते हैं। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। रोजाना ज़मींदार आते वहाँ पर सभी के लिए नाश्ता पानी लेकर, कुछ कुछ किसी की डिमांड होती तो वो भी पूरा करते, और सभी की देख रेख वही किया करते थे कि कहीं कोई बैठ कर आराम तो नहीं कर रहा है, कोई फाकीबाजी तो नहीं मार रहा है। लेकिन जितने भी मजदूर थे सभी ईमानदार थे, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी काम कर रहे थे। उसी में जो चंदा थी वो भी कुछ महिलाओं के ग्रुप में गेहूं काटने लगती है। अब इसी तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब इसी बीच जो जमींदार का बेटा था नरेश, उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी और वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिनों के लिए छुट्टी में वो घर आया हुआ था। अब एक दिन सुबह सुबह के वक्त जो जमींदार थे अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, गेहूँ की कटाई कर रहे हैं, तुम जाओ वहाँ पर ड्यूटी करना कि कोई फाकीबाजी तो नहीं मार रहा है, क्योंकि मजदूरों का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर मालिक को नहीं देखते हैं तो वो लोग फिर फाकीबाजी मारने लगते हैं। अब जो नरेश था वो कहता है कि ठीक है पापा आप जाइए, मैं जा रहा हूँ खेतों में। उसके बाद नरेश नाश्ता वगैरह करता है सुबह का और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है खेतों में। अब जो खेतों में जितने भी मजदूर थे, जो जेंट्स थे वो तो अपना काम कर रहे थे सर पे गमछा बांधकर, लेकिन जो इधर महिलाएं थी वो सभी अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुई थी और सभी गेहूं की कटाई बड़े ही अच्छे से कर रही थी। नरेश सभी को देख रहा था इधर उधर। उसके बाद वो चाय पानी लाकर देता है सभी को, सभी पीते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे लगभग दोपहर का वक्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी से सभी की हालत ख़राब हो जाती है। अब जैसे ही दोपहर का वक्त होता है सभी को खाना खाने के लिए छुट्टी दी जाती है। सभी मजदूर आते हैं, एक पेड़ की छांव में बैठते हैं और फिर हाथ मुंह धोते हैं। वहीं पर नरेश भी बैठा हुआ होता है एक चेयर लगाकर। तभी जो चंदा थी वो अपने चेहरे से दुपट्टा खोलती है, क्योंकि वो पट्टा बांधी हुई थी। दुपट्टा को खोलती है और अपना मुंह धोने लगती है। अब उसी वक्त नरेश की नज़र पड़ जाती है चंदा पर। चंदा की खूबसूरती को देखकर तो नरेश एकदम से दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है। आज तक मैं शहर में रहा लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। क्योंकि दोस्तों जो चंदा थी वो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी। उसके चेहरे का जो बनावट था, फेस कटिंग था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और धूप की वजह से उसके चेहरे एकदम लाल हो गए थे। दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। अब जब नरेश चंदा को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। बार बार वो उसी को घूरने लगता है, एक टक वो देखने लगता है और अपने पलके भी नहीं झपकाता है। वहीं पर नरेश का एक दोस्त भी बैठा हुआ था। अब जब उसका दोस्त नरेश को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसका इशारा किसकी तरफ है। वो चंदा को ही देख रहा था। उसका दोस्त सारा कहानी समझ जाता है। अब सभी लोग बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पेड़ के छांव में ही आधे घंटे सभी आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर सभी चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। जब शाम का वक्त होता है तो नरेश जाता है मार्केट और सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। उसके बाद वो सभी को चाय नाश्ता करवाता है। सभी की छुट्टी हो जाती है, सभी अपने अपने तंबू में चले जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद जो नरेश था, नरेश से उसका दोस्त
दोस्त पूछता है कि नरेश क्या बात है, तुम उस लड़की को इस तरह से क्यों घूर रहे थे। अब नरेश कहता है कि यार क्या बताऊं, उस लड़की को तुमने देखा, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इतने सालों से शहर में पढ़ाई कर रहा हूँ, शहर में बहुत सारी लड़की को मैं देखा, बहुत सारी लड़की से मुलाकात हुई, बहुत सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और उस लड़की के जो संस्कार है वो कितने अच्छे हैं। ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इस लड़की को हासिल करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इससे बेहतर लड़की मुझे नहीं मिल सकती। जब उसका दोस्त यह सुनता है तो वो तो एकदम से दंग रह जाता है और कहता है कि नरेश तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो लड़की एक मजदूर है और यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आई है। तुम्हारे पापा जब यह बात सुनेंगे तो तुम्हें बहुत डांटेंगे, इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। नरेश कहता है कि मुझे इसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो जो नरेश के पापा थे वो जा रहे थे खेतों में देख रेख करने के लिए, लेकिन जो नरेश था सुबह सुबह उठ जाता है, नाश्ता वगैरह कर लेता है और रेडी हो जाता है खेतों में जाने के लिए। नरेश अपने पापा से कहता है कि पापा आप घर पे ही रहिए, रेस्ट कीजिए, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, मैं जाता हूँ खेतों में और देख रेख मैं ही कर लूँगा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब नरेश के पापा यह देखते हैं तो एकदम से दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लड़के को हो क्या गया है। कभी ये इतनी सुबह उठता नहीं था, 8-9 बजे उठता था और आज इतनी जल्दी उठ गया है, रेडी हो गया है और खेतों में जाने को तैयार है। उसके पापा बहुत खुश होते हैं। अब जो इधर नरेश था वो चला जाता है खेतों में, इधर उधर घूर घूर कर सिर्फ वो बार बार चंदा को ही देख रहा था। उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो चला जाता है मार्केट से नाश्ता पानी लेकर आता है और बहुत ज़्यादा सभी मजदूरों को देता है, उसी में चंदा भी होती है, चंदा को भी वो देता है। सभी लोग तो दंग रह जाते हैं देखकर, क्योंकि वो लोग इतने दिनों से वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहा था। जमींदार थे वो भी नाश्ता पानी कराते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि नरेश करवा रहा था। सभी लोग नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर जैसे ही 2-3 घंटे का वक्त गुजरता है, फिर से नरेश जाता है मार्केट से और बहुत सारे खाने पीने का सामान लेकर आता है। अब सभी मजदूरों की वो खातिरदारी करने लगता है, सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एक बुढ़ा होता है उसी में जो बुजुर्ग होता है, वो पूछ भी देता है कि बेटा क्या बात है, तुम इस तरह से हमारी खातिरदारी क्यों कर रहे हो। तब जो नरेश था वो कहता है कि अंकल आप लोग यहाँ पर इतने धूप में काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी तो प्यास लगती होगी, भूख लगता होगा, खाते पीते काम कीजिए, किसी की तबीयत खराब नहीं होगी। वो इस तरह से बहाना बनाता है और सभी के साथ फिर से वो हंसी मजाक करने लगता है और सभी अपना काम भी करने लगते हैं। अब जितने मजदूर थे उसमें सभी खुश होते हैं, सभी नरेश की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये जमींदार का बेटा है। अब इसी तरह से दोपहर का वक्त होता है, सभी खाना खा के आराम कर रहे थे। तभी जो नरेश था एक एक करके सभी मजदूरों के पास जाता है और सभी से उसके बारे में पूछता है। इसी तरह से धीरे धीरे वो चंदा के पास पहुंचता है। दरअसल नरेश का मतलब यही था कि वो चंदा से उसके बारे में पूछ सके, इसीलिए वो सभी मजदूरों से बातचीत करता है। जब धीरे धीरे करके वो चंदा के पास पहुँचता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम चंदा है। उसके बाद कहती है कि मैं पढ़ती हूँ और मेरा बीए फाइनल ईयर में एडमिशन हुआ है। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी है, माता पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई है, इस वजह से मेरे दादा दादी ने ही मेरी परवरिश की है। उसके बाद नरेश कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और यहाँ चली आई हो काम करने के लिए, तुम्हें अच्छा लगता है यह काम करना। चंदा कहती है कि अच्छा तो नहीं लगता है, मेरे दादा दादी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत मशक्क़त से वो लोग मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं और फिलहाल अभी मेरे कॉलेज की छुट्टी है, 1 महीने तक छुट्टी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई कि कुछ पैसा अगर मैं यहाँ से कमा कर जाऊँगी तो मेरे दादाजी को हेल्प हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और किसे अच्छा लगता है इस तरह से मजदूरी करना, बस मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ। जब यह सारी बातें नरेश सुनता है तो उसका दिल और भी पिघल जाता है, नरेश के दिल में उसके लिए प्यार और भी जाग जाता है। अब बगल में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, वो कहती है कि पता नहीं इस लड़की का क्या होगा,
दादा दादी बहुत गरीब है, किसी तरह से इस लड़की की परवरिश तो कर दिए हैं, लेकिन अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, पता नहीं इसके दादा दादी कैसे इसकी शादी करवाएंगे। और अभी के दौर में तो बिना दहेज के कोई शादी भी नहीं करता है। अब जो नरेश था वो मन ही मन कहता है कि कोई बात नहीं, इस लड़की के लिए लड़का मिल गया है और इससे तो अब मैं ही शादी करूँगा। हालांकि ये किसी से कहता नहीं है यह बात। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। जब शाम का वक्त होता है तो जो नरेश था उसी मजदूर से एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहते हैं कि बेटा क्या बात है, कहो ना। उसके बाद नरेश कहता है कि ये जो लड़की है आपके ग्रुप में जिसका नाम चंदा है, उस लड़की को मैं पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब इतना सुनते ही वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो एक मजदूर है और तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे कि तुम्हारी शादी एक मजदूर से हो। अब जो नरेश था वो कहता है कि आप यह सब मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा और उनसे हाँ भी कहवा लूँगा। अब जो नरेश था वो चला जाता है अपने घर। बहुत खुश था वो, किसी तरह से चुपके से उसने चंदा की फ़ोटो भी खींच रखी थी अपने मोबाइल में। जब वो घर जाता है तो अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा कहो क्या बात है। उसके बाद नरेश चंदा के बारे में बताता है कि हमारे खेतों में जो मजदूर आए हुए हैं बिहार से, उसमें एक लड़की है जिसका नाम चंदा है। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है, बहुत गरीब लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, दादा दादी के साथ रहती है और लड़की बहुत खूबसूरत और संस्कारी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद जो नरेश था वो फ़ोटो निकाल कर दिखाता है। उस फोटो को देखने के बाद अब जो नरेश की माँ थी वो कहती है कि बेटा लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत और देखने में संस्कारी भी लग रही है, मुझे तुम्हारे लिए ऐसी ही दुल्हन की तलाश है, ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब जब माँ भी हामी भर देती है तो नरेश बहुत खुश होता है। नरेश कहता है कि ठीक है माँ, कल सुबह मैं आपको खेत में ले जाऊँगा और उस लड़की से मिलवाऊँगा। अब इसी तरह से अगला दिन निकल आता है। नरेश अपनी माँ को लेकर जाता है खेतों में और चंदा से मिलवाता है, चंदा से बातचीत होती है। नरेश की माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। उधर जो चंदा थी वो भी समझ गई थी कि इस लड़के के मन में क्या चल रहा है, लेकिन चंदा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देती है। अब इसी तरह से उस दिन शाम के वक्त जो नरेश की माँ थी नरेश के पापा यानी कि जमींदार से बातचीत करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। पहले तो जो नरेश के पापा थे वो बहुत गुस्सा करते हैं, नरेश को बहुत सुनाते हैं, लेकिन बेटे से वो प्यार भी बहुत करते थे। इकलौता बेटा था, बेटे के जिद के आगे हार जाते हैं और वो भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। उसके बाद जो मजदूरों में एक लीडर थे बुजुर्ग व्यक्ति, उनको जमींदार के घर में बुलाया जाता है। उसके बाद सारी बातें होती है वहीं पर। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो चंदा के दादा का फ़ोन नंबर देते हैं जमींदार को। जमींदार फ़ोन करते हैं चंदा के दादा को, बातचीत होती है, वो अपने बारे में बताते हैं। उसके बाद कहते हैं जमींदार कि मेरे बेटे को आपकी जो पोती है वो पसंद आ गई है और मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता है। जब इतना सुनते हैं उसके दादाजी तो वो तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं। जमींदार कहते हैं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस आप कल ही निकल जाइए यहाँ के लिए और मेरे घर आइए, आपकी पोती की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। अब 2 दिन के बाद ही चंदा के दादा दादी वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बातचीत होती है, पंडित जी को बुलाया जाता है और लगभग 1 हफ्ते के बाद वहीं पर बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। चंदा की शादी नरेश से हो जाती है और जमींदार के घर की वो बहू बन जाती है। जितने भी मजदूर गए थे बिहार से वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। सभी महिलाएं आपस में बातें करने लगती हैं कि किस्मत हो तो चंदा के जैसी हो। आई थी यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, जिनके खेतों में मजदूरी करने के लिए आई थी उन्हीं खेतों की वो मालकिन बन गई है, जमींदार के घर की बहू बन गई है। उसके बाद जो चंदा के दादा दादी थे वो भी वहीं पर रहने लगते हैं, क्योंकि जो नरेश था वो कहता है कि दादा दादी अब आपको कहीं नहीं जाना है, आप भी यहीं पर रहिए और अपनी आराम से ज़िंदगी गुजारिए, आपको बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है। चंदा के साथ साथ उसके दादा दादी भी वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद जितना भी खेतों का काम होता है, गेहूं की कटाई होने के बाद जो मजदूर आए हुए थे वो लोग भी अपने अपने घर बिहार चले जाते हैं।
फिलहाल चंदा अपने पति नरेश के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, लेकिन जो उसके दादा दादी थे कुछ महीने चंदा के ससुराल में रहते हैं। उसके बाद वो लोग बिहार आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों का वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। वो दोनों सोचते हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है और बरसों से वो लोग अपने घर में रह चुके थे, तो इस वजह से भी वहाँ पर उन लोगों का मन नहीं लगता है, तो वो लोग अपने घर बिहार चले आते हैं। लेकिन उसके बाद भी चंदा और नरेश मिलकर हर महीने उन लोगों का खर्चा भेज दिया करते हैं और वो दोनों भी बहुत खुश हैं। तो ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।